हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा कि जीडीपी क्या होता है, टाइप्स ऑफ जीडीपी क्या होते हैं, और साथ में हमने ये पढ़ा कि जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। इन सब के बाद हमने ये देखा कि हमारा प्रोजेक्शन क्या है जीडीपी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बाय 2024, जो कि लगभग $5 ट्रिलियन। इसके लिए हमें कुछ ग्रोथ चाहिए, जिस चीज़ को हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि रियल ग्रोथ हो रहा है या नहीं, जीडीपी में नॉमिनल ग्रोथ हो रहा है या नहीं। पर बात है कि ये जो ग्रोथ होता है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ होता है इकोनॉमी में या फिर जीडीपी में, जो ग्रोथ होती है वो हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं या फिर उसका अनुमान कैसे लगाते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक को आगे समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसको हम लोग अब धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जैसे अमूमन बोलचाल की भाषा में हम लोग देखते होंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी हैं, वो अक्सर हाँ बोलती हैं कि हमारा जो ग्रोथ रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, वो प्रोजेक्टेड है 7%, 8%, कोई भी X% को। पर वो किस बेसिस पर बोलती हैं ये बात, इस चीज को हमें समझना होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जीडीपी प्रोजेक्टेड है 2023-24 के लिए 293 लाख करोड़, जो कि पहले था 22-2023 के लिए 269.50 लाख करोड़। आखिर ये प्रोजेक्शन, ये एम कहाँ से आ रहा है? ये जो 293 लाख करोड़ का जो एम है, एट सर्टेन 10% ग्रोथ हम मान के चलते हैं, लेट से एजम्पशन मान के चल रहे हैं, ये ग्रोथ कहाँ से एज्यूम किया जाता है? जाहिर सी बात है, हमें पता होता है कि जो जीडीपी हमारे प्रीवियस ईयर यानी इस केस में 2022-23 में क्या होगा जीडीपी, ये हमें पता होता है। लेकिन हम जो एक ग्रोथ देख रहे होते हैं इस जीडीपी में, वो किस बेसिस पे देख रहे होते हैं? जो हमें बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे होते हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट सेशन के दौरान बोलते हैं कि हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ रहेगा, कोई खास ग्रोथ हम लोग अचीव कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। वो किस बेसिस पे कह पाते हैं? तो उसका कहीं ना कोई बेसिस होगा। तो उसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे और उस मॉडल को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक ढाबा है, जिस ढाबे में 100 लोगों के लिए खाना बनता है। अब हो क्या रहा है ना, कि ये एक ढाबे वाला एक पैटर्न देख रहा है कि रोज 4 से 5 लोग रोज के रोज एक्स्ट्रा आ रहे हैं और ये उनको सर्व नहीं कर पा रहा है। तो इसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं 4 से 5 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनाऊं। तो इसके लिए इसको क्या चाहिए होगा? एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत आलू चाहिए होंगे सब्जी के लिए, मतलब वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, राइस चाहिए होगा, चपाती चाहिए होगा। ऑब्वियसली अब चूंकि ये होटल का बिजनेस है तो इसको लेबर नहीं चाहिए, थाली एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो थोड़ा बहुत कैपिटल इसको चाहिए, जिसके थ्रू ये इन 5 लोगों के लिए भी खाना बना देगा, और इससे इसको प्रॉफिट जनरेट होगा। मतलब कि ये एक सर्विस दे पाएगा, और जब ज़्यादा सर्विस देगा तो इसके पास ज़्यादा इनकम होगा, और इसी तरीके से ये जीडीपी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। पर ये एक्स्ट्रा चावल, आलू या रोटी के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसा कहाँ से आ सकता है? या तो इसके पास खुद के सेविंग्स हो, या फिर अगर इसके पास सेविंग्स ना हो एक्सपैंड करने का, तो ये क्या करेगा कि कहीं ना कहीं से किसी से लोन लेगा। तो इन केस ये लोन कहाँ से लेगा? तो हम सपोज करते हैं ये बैंक से लोन लेगा। तो कहीं ना कहीं से इसको कैपिटल चाहिए, और कैपिटल कहाँ से आएगा? सेविंग्स में आएगा। सेविंग्स या तो इसके पास सेल्फ का हो, खुद का हो, और अगर लोन ले रहा है बैंक तो यहाँ पे किसी और का हो।
बैंक में भी तो किसी न किसी का सेविंग ही होता है ना, और उससे क्या होगा, ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पर एक आइडिया क्या है ना, कि जब इसको इन्वेस्टमेंट मिलता है तो इसका एक्सपेंशन होता है बिजनेस का, और इसको ग्रोथ देखने को मिलती है अपने बिजनेस में, और ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है इंडिया के इकोनॉमी को भी, या जहाँ कहीं का भी इकोनॉमी हो। यानी कि अगर मुझे कोई सा भी बिजनेस करना है, जैसे हमने एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन में देखा था, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो वहाँ पर हम अलग अलग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं ना कि कंपनी का भी एक कंपोनेंट होता है जहाँ पे कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है, या गवर्नमेंट क्या परचेज कर रही है, या फिर एक इंडिविजुअल क्या कंज्यूम कर रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा, या तो उसके खुद के पैसे जो बचाए हुए होंगे, जो सेविंग का होगा, वो पैसा को वो इन्वेस्ट करेगा, तभी उससे वो कैपिटल का एक्सपेंशन कर सकता है, या फिर वो किसी और के डिपॉजिटेड पैसा जो कि बैंक में होता है उससे लोन लेके बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकता है। यही दो तरीका उसके पास है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि किसी भी जगह पे ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि सेविंग्स होना चाहिए, और ये जितना सेविंग्स होगा वही इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा, या हमारा एक्सपेंसेस में कन्वर्ट होगा, और बाद में यही कैपिटल फॉर्म करेगा, और फाइनली ग्रोथ रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो रिलेशनशिप दिखाता है ना, ये रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इसको ही हम लोग कहते हैं, एक इकोनॉमिस्ट के नाम पर ये है, हेरोड डॉमर मॉडल। इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा। यानी कि जो ग्रोथ रेट है किसी भी इकोनॉमी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट के। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, तो सेविंग्स से आएगी। चाहे आप सेविंग्स किसी भी तरीके से बना रहे हैं, आप मार्केट में खर्च कर रहे हैं तो बैंक के पास सेविंग्स, या तो आप बैंक में सेविंग्स कर रहे हैं, या आप मार्केट में खर्च कर रहे हैं, तो किसी न किसी को वो किसी न किसी तरीके से अंत में जाके बैंक में वो पैसा जमा हो रहा है, किसी एंटरप्रेन्योर के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू, और जाके बाद में वो लोन के फॉर्म में किसी न किसी के पास जा रहा है। तो इस तरीके से इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। तो देखिए, एक बात तो क्लियर है कि किसी भी इकोनॉमी में जितना सेविंग होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उतना ज़्यादा सामान बनेगा, उतनी ज़्यादा सेल्स होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी मार्केट वैल्यू होगी, और उसी हिसाब से उतना ही जीडीपी में ग्रोथ होगा। ये बात तो समझ में आ गई हमें। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है मार्जिनल कॉस्ट, या फिर आईकॉर, जिसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए हम एक आसान सा एग्जाम्पल लेंगे, जिससे हमें चीज़ें बहुत ही आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट सपोज कि एक ढाबा है। ये क्या करता है कि ये 100 प्लेट्स फूड रोज प्रिपेयर करता है और लोगों को सर्व करता है। अब इसने एक पैटर्न देखा कि 4-5 लोग रोज आ रहे हैं और पूछ करके खाली हाथ लौट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास सर्व करने के लिए उतना एक्स्ट्रा फूड नहीं था। तो
इसको फिर समझ में आया कि क्यों ना ये इन्वेस्टमेंट करे, जैसे हम देख रहे थे, ये इन्वेस्टमेंट करे, अपने पास जो सेविंग्स है उसको कुछ लगाए और फिर 3-4 लोगों के लिए एक्स्ट्रा मील प्रिपेयर कर दे। तो बेसिकली एक बात यहाँ पे समझने की ये है, क्योंकि अगर हम होटल बिजनेस को समझें यहाँ पर, तो होटल बिजनेस में ऐसा तो है नहीं ना कि अगर किसी इसको किसी एक अलग आदमी के लिए कुछ खास अलग से प्लेट्स खरीदना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा लेबर्स रखने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर ये 100 प्लेट फूड रोज बना रहा है और लोगों को सर्व कर रहा है और इसमें इसकी कॉस्ट एक्स रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, और ये मान लो कि एक प्लेट अगर बढ़ा दे एक्स्ट्रा और, तो इसमें इसको क्या ही एक्स्ट्रा लग जाएगा। थोड़ा बहुत सब्जियां लगेंगी, रोटी लगेगी, दाल लगेगी, इसके लिए इसको प्लेट खरीदने का जरूरत नहीं होगा, इसको एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करने का जरूरत नहीं होगा। मतलब कि कम लागत में आसानी से बन सकता है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको एक्स्ट्रा मात्र 20 रुपए चाहिए होंगे एक प्लेट खाना सर्व करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो कॉस्ट है ना, यही, इसको ही हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट या फिर एक और। देखिए, बहुत बड़ी बात को बहुत आसानी से मैं कह गया यहाँ पर। एक्चुअली इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कॉस्ट है टू मेक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, या फिर हम इसको कहें आइकर। मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी ये कुछ खास अमाउंट में फूड को सर्व कर रहा है और इसको मात्र एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए थी, मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, उसको ही मैं मार्जिनल कॉस्ट कहूंगा या फिर आइकॉर कहूंगा। और देखिए ना, नाम से भी तो क्लियर हो रहा है, मार्जिन के लिए जो कॉस्ट चाहिए मार्जिनल कॉस्ट या फिर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि एक यूनिट का अगर हम इंक्रीमेंट कर दें तो हमें कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। अब एक बात को यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पे 100 प्लेट था, 100 प्लेट से अब 101 प्लेट हो गया। 101 प्लेट अब ये रोज सर्व कर रहा है, मान के चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि 1% का ग्रोथ इसको मिला अपने ओवरऑल रोज के प्रोडक्शन में, 1% ऑफ ग्रोथ इसको मिला। लेकिन इसके लिए इसने खर्च कितना किया, ₹20 खर्च किया अपने। और ये पैसा कहाँ से लाया होगा, अपने सेविंग से लाया होगा। अच्छा, तो एक बात बताएं कि अगर मान लो इसके पास टोटल सेविंग्स 60 रुपए हो, मतलब इस ढाबा ओनर के पास जो है टोटल सेविंग 60 रुपए हो, तो ये कितना एक्स्ट्रा प्लेट बना सकता है और इसके जैसा 100 के अलावा और कितने प्लेट से बना सकता है। तो एक्स्ट्रा प्लेट बनाने के लिए इसको और कितना बना सकता है, चूंकि ₹20 पर प्लेट इसका खर्च आएगा, तो ये टोटल 60 रुपए से 3 एक्स्ट्रा प्लेट बना सकता है ना। मतलब अगर ये 60 रुपए स्पेंड करे तो 3 प्लेट एक्स्ट्रा बना सकता है, यानी कि 101 प्लेट, 100 प्लेट से ये टोटल 103 प्लेट्स बना सकता है। यही ना। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि अगर ये 20 रुपए खर्च कर रहा है तो इसको 1% का ग्रोथ मिल रहा है, और अगर ये 60 रुपए खर्च कर रहा है तो इसको 3% का मैक्सिमम ग्रोथ मिल सकता है। अब चूंकि इसके पास टोटल 60 रुपए ही हैं, टोटल सेविंग्स में तो यहाँ 60 रुपए ही है ना, तो इससे ज़्यादा तो ये ग्रोथ को अचीव भी नहीं कर सकता है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी यूज करती है। मेरे कहने का मतलब, जो ऑलरेडी बैंक में कितने अमाउंट रिजर्व में है और कितना अमाउंट वो खर्च कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे,
बिजनेस एक्सपेंशन में, नया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, जिसके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिफॉर्म हो और जिसके थ्रू जीडीपी में ग्रोथ आए, वो उनके पास जो सेविंग्स में अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे हैं, यानी कि जो बैंक के पास पैसा है जिसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है, वही वो ग्रोथ अचीव कर सकती है। चलिए उस कॉन्सेप्ट में हम बाद में आएंगे, पर यहाँ पर मुझे ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आयकर क्या है इसका, आयकर या मार्जिनल कॉस्ट इस केस में क्या है, आयकर या मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करें यहाँ पर, वो यहाँ क्या है, 20 है। ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, इसी को हम लोग आयकर कहते हैं। और इसी से आयकर का फॉर्मूला आ जाता है कि आयकर या मार्जिनल कॉस्ट दोनों किसके बराबर होगा, कि जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा बाय ग्रोथ रेट। देखिए ना, यहाँ पर भी तो वही हुआ, अगर इस केस को भी देखें, यहाँ पे आयकर क्या होगा, 20 रुपये, 20 ही होना है, क्योंकि 20 रुपये पर प्लेट बनाने में एक्स्ट्रा चाहिए। इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हुआ, 60 का, ग्रोथ रेट कितना है 3 का, तो 20 आएगा। और ये तो खैर क्लासिक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि आयकर या मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो हमें, आई थिंक अब हमें समझ में आ गया है कि आयकर या मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल से हम किस तरीके से इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इसका ये देखिए, सीधी सी बात है, अगर मुझे पता है कि एक बिल्डिंग बनाने में, एक बिल्डिंग बनी, उसको बनाने में 10 करोड़ रुपए का खर्चा आया, और आगे मान लो मुझे इसी तरह की सिमिलर बिल्डिंग बनानी है, तो कितना खर्चा आएगा, 10 करोड़ रुपए, और थोड़ा बहुत प्लस माइनस 2-4% का ऊपर नीचे होगा। तो इससे मुझे एक एस्टिमेट तो मिल ही जाता है ना प्रीवियस पास्ट पैटर्न से, कि कितना खर्च हो सकता है। और यही सेम पैटर्न इंडियन गवर्नमेंट भी फॉलो करती है, कि उन्हें जो ग्रोथ अचीव करना है, वो ग्रोथ अचीव करने के लिए वो कितना पैसा, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने जीडीपी का वो करे, ताकि एक खास अमाउंट ऑफ ग्रोथ को वो अचीव कर सकें। अगर हम इसी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ सकें, अगर हम फॉर्मल मैनर में इस चीज़ को समझना चाहें, अभी तो मैंने एक बहुत ही इनफॉर्मल मैनर में एक ढाबा का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की कि मार्जिनल कॉस्ट या आयकर क्या होता है। तो आइए अब हम समझते हैं प्रॉपरली कि आखिर इंडियन जीडीपी ग्रोथ को हम लोग किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए, हम अपने समझने के लिए मान करके चलते हैं कि जो इंडिया का जीडीपी है 2020-21 में, मान के चलते हैं कि 1,000 रुपए का है, ठीक है, जो कि 2021-22 में बढ़ करके हो जाता है 1,100 रुपये। 1,100 रुपये होने का क्या मतलब है, 1,000 रुपये जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो जीडीपी था, प्लस 100 रुपया एक्स्ट्रा हुआ जीडीपी में एडिशन। ये जो जीडीपी में एडिशन एक्स्ट्रा हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए होंगे, जो एक्स्ट्रा गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होंगे, इन्हीं का मार्केट वैल्यू तो जीडीपी बनाया होगा। क्योंकि जो 1,000 रुपए का जो गुड एंड सर्विसेज जो पिछले साल में हुआ था, वो तो इस बार भी हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ होगा, तभी तो जीडीपी में ग्रोथ दिख रहा है ना। ये हमने पढ़ा था कि जीडीपी तब बढ़ेगा जब या तो प्राइस बढ़ रही होगी गुड एंड सर्विस की, या फिर एक्चुअली जो क्वांटिटी है गुड एंड सर्विसेज की वो बढ़ रही होगी। तो प्राइस तो एक लिमिट तक ही बढ़ता है ना, पर क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस अगर बढ़ रहा है तभी जीडीपी में रियल ग्रोथ दिखेगा। तो एक्स्ट्रा गुड एंड सर्विस अगर हो बढ़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेंडिंग भी करना होगा मुझे, इंस्टीट्यूशन को, किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को। अगर एक्सपेंस या स्पेंडिंग ज़्यादा होना होगा, तो उसके लिए सेविंग्स होंगी बैंक में, या तो सेल्फ हो किसी इंस्टीट्यूशन के पास, या किसी इंडिविजुअल के पास, किसी कंपनी के पास खुद की सेविंग्स हो, या फिर बैंक की सेविंग्स को यूज करते हैं
लोन की तरीके से, और इसका जब हम यूज करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट बनता है, और इसके बाद गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, और इस तरीके से मेरा जीडीपी ग्रो करता है। उसी प्रकार से अगर हम 2021-22 की फिगर को देखें, और इससे अगर मुझे प्रोजेक्ट करना हो कि 2022-23 में कितना ग्रोथ जीडीपी में पॉसिबल है, तो ये क्या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि पिछले साल में मुझे गुड एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस करने में कितना एक्स्ट्रा पैसा लगा। जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण के लिए बताया कि एक बिल्डिंग 10 करोड़ में बनी और मुझे अगले साल ऐसे ही एक बिल्डिंग बनानी है, तो क्या मुझे अंदाजा नहीं लगेगा कि थोड़ा बहुत कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। मतलब पास्ट पैटर्न से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मुझे एक खास तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करने के लिए खास तरह का एक्स्ट्रा एक्सपेंस बेयर करना होगा। उसी प्रकार से जो सेविंग्स होती है बैंक के पास, इसका इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास होता है, और ये इंफॉर्मेशन आरबीआई फाइनेंस मिनिस्टर को देती है, और फाइनेंस मिनिस्टर इसके ही आधार पर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि खर्च होगा, ताकि एक खास अमाउंट ऑफ ग्रोथ जीडीपी में दिखे, इसका हम लोग एस्टिमेशन लगाते हैं ऑन बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से हमारा एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो होता है, एक इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दिया जाए ताकि आसानी से इसको समझ सके। इस तरीके से हमें जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हर बजट में ये कितने परसेंट से ग्रो करना है, उनके खर्च करने के तरीके पे, यानी कि वो कितना इन्वेस्ट करने को इच्छुक हैं, उसी के हिसाब से वो ग्रोथ, प्रोजेक्टेड ग्रोथ हर साल होता है, और यही हमें इकोनॉमिक सर्वे में दिखता है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग इकोनॉमिक सर्वे में कितना गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, और उसके कारण क्या ग्रोथ मिला, और उसके कारण जो आयकर है, मतलब कि 1% ऑफ ग्रोथ को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा को खर्च किया, अब हम वो देखेंगे। देखिए, ये जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वेज से निकाल करके पूरा डेटा निकाला हुआ है। तो इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि 1951-52 से 1964-65 तक में हमारा ग्रोथ रेट पर एनम का था 3.9%, जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था 12.5% ऑफ जीडीपी। मतलब अगर हम मान लो कि 100 रुपए का जीडीपी अगर इंडिया का होगा, तो 12.5 रुपए पूरे जीडीपी का एक्स्ट्रा खर्च किया ताकि 3.9% ऑफ ग्रोथ मिले। तो आइकॉर मेरा इन्वेस्टमेंट अपॉन ग्रोथ रेट निकाल करके हुआ 3.2। उसी तरीके से 2003-4 से लेकर 2010-11 के बीच में जो ग्रोथ रेट था इंडिया का, वो 8.5% था, और इन्वेस्टमेंट जो परसेंट था जीडीपी का, वो था 34.5 परसेंटेज। और जो हमारा आइकॉर था, मतलब कि जो टोटल हमने इन्वेस्ट किया और हमने जो ग्रोथ रेट अचीव किया इस पूरे 6 साल के दौरान, वो जो आइकॉर निकला उससे वो था 4.1। और वहीं पर जब हम देखेंगे, जो बहुत सारा यहाँ पे करप्शन वगैरह हुआ था, कोलगेट स्कैम हुआ था, CWG स्कैम हुआ था, ये वो वाला एरा है, UPA 2 वाला एरा, याद हो आपको अगर न्यूज़ फॉलो किया होगा आपने तो। उस समय जो ग्रोथ रेट था हमारा 5.4% था, जबकि इन्वेस्टमेंट जो था परसेंटेज ऑफ जीडीपी 33%। तो हमारा आइकॉर 6.1 है इस केस में। वहीं पर हम देखें, जब 2014-15 से लेकर 2019 बीच में जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई, NDA 1, उसमें ग्रोथ रेट हमारा 7.1% का रहा। इन्वेस्टमेंट जो जीडीपी का टोटल परसेंटेज का था 33%, और जो हमारा आयकर था 4.6%। देखिए, थोड़ा बहुत डेटा में डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है, निकालने के दौरान गड़बड़ियाँ हुई होंगी, लेकिन
मेरे कहने का क्रक्स यहाँ पर ये है, ये जो आइकॉर है, ये बेसिकली मुझे बता क्या रहा है यहाँ पे, वो ये बता रहा है कि कितना कैपिटल एक्स्ट्रा खर्च हुआ है ऑफ जीडीपी टू अचीव 1% ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ। मतलब आप समझ रहे हैं कि 3.2% ऑफ टोटल जीडीपी का खर्च करके यहाँ पर 1% इस समय अवधि के दौरान मिला मुझे। इस समय अवधि के दौरान में 3.2% जीडीपी से 1% का ग्रोथ मैं ले पा रहा हूँ। इस समय में 4.1% जीडीपी का खर्च से 1% का ग्रोथ मिल पा रहा है। और इस समय जब करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत सारे स्कैम्स आ रहे थे, मतलब ये इनएफिशिएंसी दिखा रहा है, प्रोजेक्ट्स में डिले आ रहे थे गवर्नमेंट में, तो आयकर मेरा ऊपर हो गया। और जब गवर्नमेंट एफिशिएंसी से काम कर रही थी तो आयकर कम हो गया। और देखिए ना, साधारण सी बात है कि आयकर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के। अगर इन्वेस्टमेंट सही तरीके से काम कर रहा है और हाई ग्रोथ रेट है तो आयकर अपने आप कम हो जाता है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट तो बहुत सॉलिड हुआ 2011 से 2014-15 के बीच में, लेकिन ग्रोथ रेट बहुत कम हुआ। इसी कारण से यहाँ पे आयकर जो है बहुत हाई हो गया। वहीं पर हम यहाँ देखें, यहाँ इन्वेस्टमेंट तो कम था लेकिन ग्रोथ रेट भी कम थी, इसीलिए यहाँ आयकर कम है। तो हम देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ग्रोथ रेट हाई है, इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है, कांस्टेंट ही है मान के चलेंगे इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए यहाँ पे आयकर हमारा कम है। आयकर हाई होना तो दिखा रहा है ना कि मतलब इनएफिशिएंट थी गवर्नमेंट उस समय। और जाहिर सी बात है, जब हमें 1% ग्रोथ लेने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इसी कारण से तो आयकर ज़्यादा हाई है। इसका मतलब तो यही होता है ना। इसीलिए हम लोग आयकर को एक मेजर के तौर पे लेते हैं, एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंसी से हमारा कैपिटल स्पेंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इन कंक्लूजन कि आयकर जो है क्या है, इज अमाउंट ऑफ कैपिटल required to produce one more unit of output। जैसे हम वहां पर अभी पिछले वाले केस में क्या बना रहे थे आयकर, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए एक यूनिट, एक प्लेट एक्स्ट्रा बनाने के लिए मुझे क्या 20 रुपए खर्च करने पड़े थे, इसीलिए हमारा आयकर यहाँ पर फाइनली 20 के करीब आ रहा था, है ना। उसी प्रकार से यहाँ जब हम जीडीपी के देख रहे हैं तो आयकर जो है यहाँ पर उसी हिसाब से निकल रहा है कि कितना हम खर्च कर रहे हैं और उससे मुझे कितनी ग्रोथ मिल रही है। तो कितना मैं खर्च करूं ताकि 1% का मुझे ग्रोथ मिले जीडीपी में। तो यहाँ पे आयकर का सिग्निफिकेंस यहाँ पर आता है। तो आयकर इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। हायर आयकर क्या बताता है कि एफिशिएंसी कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन ग्रोथ रेट नहीं है। और आयकर को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, ये तो हम लोग शुरू में ही समझ लिए थे। और चूंकि हमने ये देखा था कि आयकर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट अपॉन ग्रोथ रेट है, इस चीज को हमने समझ लिया था। अब जो हमने हैरोल्ड डोमर मॉडल शुरू में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जितना ज्यादा सेविंग होगा उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगा। तो वही है कि एज पर हैरोल्ड डोमर मॉडल, जो ग्रोथ रेट है
को इन्वेस्टमेंट अपॉन आयकर होगा। और ये बात सही भी तो है, देखिए तो, नहीं है क्या? क्योंकि ये इस इक्वेशन को हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, और इस बात को भी हम जब मान चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ना, जब मैं इस ग्रोथ रेट को यहाँ पर लेके आ जाऊँ और आयकर को यहाँ पर लेके आ जाऊँ, यानी यही तो बात है। दोनों तो सेम ही बात हो गई। इन्वेस्टमेंट आयकर, इसको यही तो लिख सकते हैं, और हेरोडोमर मॉडल भी तो हमें यही कह रहा है। अब एक बात और है कि हमने तो यहाँ पर कह दिया कि आयकर हाई होने का मतलब एफिशिएंसी से रिलेटेड है, कि इन्वेस्टमेंट तो हैवी हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही है। पर आयकर जो होता है ना, ये इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज करता है। मेरे कहने का मतलब, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर ढाबा का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर जो आयकर था वो लो था। इसके पीछे रीजन क्या था? कि एक्स्ट्रा प्लेट बनाने में मुझे नो एक्स्ट्रा लेबर, कोई एक्स्ट्रा लेबर तो नहीं चाहिए था, नहीं लैंड एक्स्ट्रा एक्वायर करना पड़ा, लैंड एक्विजिशन भी तो नहीं था ना, कोई एक्स्ट्रा लैंड एक्वायर नहीं हुआ, ना एक्स्ट्रा लेबर चाहिए मुझे उसके लिए, नहीं बहुत ज़्यादा, नो ह्यूज कैपिटल। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टील इंडस्ट्री की, मान लीजिए कि एक स्टील इंडस्ट्री जो कहीं पर भी है, किसी भी डेवलपिंग नेशन में, स्टील तो हर जगह यूज आ रहा है, चाहे वो रोड हो रहा है या ब्रिज बन रहा है या फिर मेटल रोड्स बन रहे हैं या फिर शिप बिल्डिंग का काम हो रहा है या डिफेंस सेक्टर का ही काम हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि स्टील इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन का काम होता है वो 24/7 होता है, मतलब चौबीसों घंटा हमेशा स्टील इंडस्ट्री चलती रहती है, क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे फर्नेस को रखा जाता है। अब चूंकि हाई टेम्परेचर पे फर्नेस को मेंटेन करना होता है, नहीं तो जो स्टील जो पिघली हुई होती है ना, वो भी जम सकती है। इस कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनपुट लेने वाला ये इंडस्ट्री, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर हम मान लें कि एक स्टील इंडस्ट्री है, वो एक एक्स केजी स्टील बना रही है, अब चूंकि एक डेवलपिंग नेशन है, अब उसको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना है और अब उसको न्यू स्टील प्लांट बनाना है। तो न्यू स्टील प्लांट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लैंड भी एक्वायर करना होगा, रॉ मटेरियल्स भी एक्स्ट्रा महंगे महंगे खरीदने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर भी चाहिए, और पावर सप्लाई भी चाहिए, जिससे कि थर्मल एनर्जी बन सके, ताकि लोहे के रड को पिघला सके। तो एक न्यू स्टील प्लांट बनाने के लिए हमें बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर हम इसका क्रक्स समझने की कोशिश करें कि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अब चूंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ऑफ कोर्स अगर आयकर की बात करें तो आयकर क्या होता है? आयकर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन ग्रोथ रेट। अब चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आयकर इसका ऑब्वियसली हाई हो जाएगा, तो इसीलिए स्टील इंडस्ट्री वगैरह के केस में आयकर बहुत हाई हो जाता है। इस केस में आयकर लो था, ढाबा वाले केस में। अब देखिए, आयकर का ज़्यादा होने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अगर हम
इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो मॉस्पी के हिसाब से जो जीडीपी कैलकुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके हिसाब से फैब 2023 में जो रिपोर्ट मॉस्पी ने दिया था, उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 343 प्रोजेक्ट में से मोर देन 150 प्रोजेक्ट्स डिलेड। डिलेड होने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब ज़्यादा टाइम लग रहा है तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आयकर अपने आप बढ़ जाएगा और ग्रोथ रेट कम रहेगी। तो यहाँ पे इस केस में इसीलिए आयकर बढ़ा हुआ लगेगा। ये हमें इनएफिशिएंसी दिखाता है। ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट आयकर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अब इनएफिशिएंसी का आलम कुछ ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 1438 प्रोजेक्ट जो करेंटली अभी चल रहा है, जिसका बजट लगभग 20,35,794 करोड़ है, जिसका एक एस्टिमेट था कि ये इस चीज में कंप्लीट हो जाएगा, उसका बजट बढ़ करके अब हो गया है 24,86,069 करोड़ रुपए फाइनल कॉस्ट। यानी कि अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट से जो इन्वेस्टमेंट है इन प्रोजेक्ट्स पे, वो 4.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा हो गया है। क्यों? ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। तो हम समझ सकते हैं कि ड्यू टू इनएफिशिएंसी आयकर जो है बढ़ता है हमारा, ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑल्सो। तो अगर हमें जनरलाइज करना हो कि आखिर आयकर से क्या क्या हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि आयकर से हम मेजर करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में कैपिटल इंटेंसिटी कितनी चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट कितना एफिशिएंट हो रहा है, उसका मेजरमेंट हो जाता है। और आयकर जो है ये भी बताता है कि टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज हो रहा है। अगर बेटर टेक्नोलॉजी होगी तो ग्रेटर एफिशिएंसी हमें मिलेगा। अब चूंकि ग्रेटर एफिशिएंसी है तो आयकर हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, बोलचाल की भाषा में तुम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, मतलब एक साथ ही यूज करते हैं। बट समझने की बात यह है कि जो ग्रोथ है एक तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस है किसी भी चीज के इंक्रीमेंट का, जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव मेजर है। मेरे कहने का मतलब, जब हम क्वांटिटेटिव होने की बात बोलते हैं, अगर कोई चीज सिर्फ नंबर्स में बढ़ रही है, अगर नंबर्स में बढ़ रही है तो उसको हम कह सकते हैं कि ग्रो हो रहा है। जबकि अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो वहां पर हम इंक्लूसिव चीजों को देखते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं कहूँ कि इंडिया में ग्रोथ हो रहा है और इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों दो चीजें हैं। अगर इंडिया में मैं कहूँ कि ग्रोथ हो रहा है तो इसका मेरे कहने का मतलब हो सकता है खाली जीडीपी में ग्रोथ हो रहा हो। और इंडिया में डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो क्या वो इंक्लूसिव है, यानी कि जो गरीब लोग थे उनके पास इनकम बढ़ रहा है कि नहीं, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही हैं कि नहीं, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है या नहीं, अच्छी हवा मिल रही है सांस लेने की नहीं, और जीडीपी में
हर वो चीज काउंट होता जाता है जो सही हो या गलत, उसमें खाली नंबर बढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, यानी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसका प्री नहीं निकला। सेकंड अटेम्प्ट दिया, प्री नहीं निकला। थर्ड दिया, उसमें भी प्री नहीं निकला। फोर्थ दिया, उसमें भी प्री नहीं निकला। फिफ्थ दिया, उसमें भी प्री नहीं निकला। सिक्स दिया, उसमें भी प्री नहीं निकला। पर ये देखिए, जो अटेम्प्ट्स हैं, अटेम्प्ट्स की संख्या तो बढ़ रही है ना। तो ये कहला जाएगा ग्रोथ। और वहीं मैं कहूँ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसने पहली बार एग्जाम दिया, उसका प्री नहीं निकला। दूसरी बार दिया, उसका प्री तो निकल गया पर मेंस नहीं निकला। तीसरी बार दिया, उसका प्री मेंस और इंटरव्यू दोनों निकल गया। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, और ग्रोथ भी तो हुआ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में। तो ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों ही हुआ है यहाँ पर। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हालांकि तो बोलचाल की भाषा में हम लोग अमूमन यूज करते हैं, बट इसका डिस्कशन का मेन सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये आता है कि हम लोग का जो जीडीपी है इंडिया का, जीडीपी तो ग्रो हो रहा है साल दर साल। पर आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रो कराने के लिए हमने पहले भी देखा था कि जीडीपी दो तरीके से बढ़ सकता है। अगर गुड एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़े तो भी जीडीपी बढ़ेगा, या फिर गुड एंड सर्विसेज कांस्टेंट रहें, बस उनकी प्राइसेस बढ़ती रहें, तो भी जीडीपी बढ़ेगा। तो ये एक सिर्फ ग्रोथ स्टोरी बता रहा है मुझे, जबकि ये बता रहा है कि हाँ एक्चुअली में डेवलपमेंट भी हो रहा है। ये एक उदाहरण ठीक है। इस चीज को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि 1961 में इंडिया में 1.1% ऑफ पॉपुलेशन के पास 12.5% वेल्थ था। वहीं जो नीचे की बॉटम 50% की पॉपुलेशन जो थी, उसके पास 12.5% वेल्थ था। वहीं पर अगर हम बात करें कि 2020 में, रिसेंट ईयर्स में जो सर्वे हुए उसके अनुसार जो टॉप के 1.1% पॉपुलेशन है, टॉप पॉपुलेशन, उनके पास 42.5% वेल्थ है। वहीं जो बॉटम के 50% पॉपुलेशन है, उनके पास मात्र 2.8% वेल्थ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि आप देखिए, एक एक तरफ की जो 1.1% पॉपुलेशन है, इनके वेल्थ कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि जो नीचे के जो 50% लोग हैं, इनके पास पहले 12.5% वेल्थ होता था, और इनके पास अब वो वेल्थ डिक्रीज होकर 2.8% आ गया। इनका बढ़ोतरी हुई इनकी। तो यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, जिसको हम डेवलपमेंट भी कहते हैं? नहीं है। यानी कि वेल्थ कंसंट्रेशन एक खास पॉपुलेशन के लिए केवल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से सस्टेनेबली डेवलप कर रहा है। हालांकि जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर वो जीडीपी में जो बड़े नंबर्स दिख रहे हैं वो केवल टॉप के पॉपुलेशन को इम्पैक्ट डाल रहा है। मतलब कि जो रिच है वो और रिच होता जा रहा है, और जो पुअर है वो और नीचे जाता जा रहा है। और इसके कारण बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स होती है, राइट्स होते हैं, नेक्सल्स प्रॉब्लम्स होती है, जो इनकम इनक्वालिटीज बढ़ने के कारण। अगर हम इस चीज़ को और समझें तो जीडीपी में तो एक्चुअली आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जीडीपी में अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो भी जीडीपी को ग्रो कराता है।
इंडस्ट्री लग रही है वो भी ग्रो कराता है। और अगर पॉल्यूशन हो रहा है, फिर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो मेजर लिया जाता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट फिर से लगाया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, वहां पर भी ये जीडीपी को बढ़ाएगा। अब हम लोग शहर में रह रहे हैं, शहर को गंदा कर रहे हैं। अब वो साफ सफाई है मुझे करनी है शहर की, इसमें भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, है ना, कचरा साफ करने में, मशीन खरीदने में, झाड़ू लगाने में, सड़क पे जो भी म्यूनिसिपैलिटीज हो रही हैं इनके खर्च बढ़ रहे हैं, तो ये भी मेरे जीडीपी को बढ़ाता है। और अगर आप बीमार पड़ गए, बैड एयर जिसको पोल्यूटेड एयर कहते हैं उसको लेके, या फिर जो पोल्यूटेड वाटर है उसको कंज्यूम करके, तो जो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जो मेडिकल एक्सपेंस आता है, वो भी हमारे जीडीपी में ऐड करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ हमारे लिए बुरी है, वो भी बाद में जीडीपी में इंक्लूड होकर ग्रोथ दिखा देता है। पर ये एक्चुअली में डेवलपमेंट का मानक नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि अगर दो कंट्री जीडीपी में सिमिलर हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक कंट्री वन, इसकी भी जीडीपी जो है, और कंट्री टू, इसकी भी जीडीपी बराबर है, पर इस कंट्री की जो एयर है अगर क्लीन है, और इस कंट्री की जो एयर है वो पुअर है, तो बेहतर देश उस कंट्री को कहा जाएगा जहां पे बेहतर एयर, नॉन पोल्यूटेड वाटर मिले, तो इस कंट्री को बेहतर डेवलपमेंट के इंडेक्स पे रैंक किया जाएगा। और ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर आप इंडिया को हैप्पीनेस इंडेक्स में सर्च करें तो इंडिया बॉटम में आता है, यानी कि लोग बहुत खुश नहीं है, कहीं पे दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो बिहार में गरीबी तो है ही है, खेती भी हो रही है, लेकिन फिर भी बिहार के मोस्ट ऑफ द शहर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन में टॉप पे रैंक कर रहे हैं। दिल्ली हमारा पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया के वेरियस सिटीज़ पोल्यूशन में भी आगे हैं। डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उस पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए, वो भी जीडीपी में ऐड होगा। तो जीडीपी एक बहुत अच्छा मेजर तो नहीं है डेवलपमेंट को मेजर करने का। हाँ ठीक है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के रूप में तो ठीक है, पर ये बात को भी समझना जरूरी है कि जो जीडीपी है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट दोनों के जरिए जो मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस होती है उन दोनों को इंक्लूड करता है। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए कि फ्लड आ गया किसी रीजन में, जैसे आते रहता है बिहार केरला वगैरह में। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मवेशी हैं यानी पेट एनिमल्स है वो बह गए, जो भी हाउसेस हैं वो टूट गई, जो रोड्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। अब गवर्नमेंट यहाँ पे री इन्वेस्ट करेगी। एक बार पहले बनाने समय इन्वेस्ट हुआ होगा, फिर री इन्वेस्ट हुआ होगा, ये भी मेरे जीडीपी को बढ़ाएगा। लोग बीमार पड़ रहे हैं, अगर इल हो रहे हैं, इनकी मेडिकल एक्सपेंसेस हो रही है, किसी का लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, लंग्स बीमारी जो पुअर क्वालिटी ऑफ एयर में ब्रीथ करने के कारण हो रहा है, मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है, ये भी मेरे जीडीपी को ग्रो कराएगा। ऑल्दो ये अच्छे इंडिकेटर्स तो नहीं है। शहर हमारा गंदा है, उसको साफ करने के लिए जो यूज हो रहा है वो भी यूज आएगा। रायट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को अब रीबिल्ड करना है, ये भी मेरे रीबिल्ड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये भी जीडीपी में ग्रोथ दिखाएगा। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी है ये बहुत ही इंक्लूसिव नहीं है, इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड। अब उसके प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जीडीपी में हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ऑफ ऑल सिटीजन्स इन अ कंट्री, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आप इंडिया का एग्जांपल देख लीजिए, इंडिया में भी रीजनल डिस्पेरिटीज हैं, रीजन में भी एक बहुत बड़ा इनकम गैप है।
वो मेजर नहीं हो पाता है यहाँ पे। फिर रीबिल्डिंग री इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो डैमेज को, वो भी यहाँ पे काउंट हो जाता है। पोल्यूशन कॉस्ट इसमें एडजस्टेड नहीं होता है, जो पोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। नॉट एडजस्टेड। पोल्यूशन कॉस्ट नॉट एडजस्टेड। जो हमारा ट्रेडिशनल जीडीपी है वो हमें ये भी नहीं बता रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिसोर्स डिप्लीशन के बारे में भी नहीं बता रहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके बारे में भी नहीं बता पा रहा है, जो हमने पहले यहाँ पर देखा था कि किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स है इंडिया में। और साथ ही साथ हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो सेक्टर्स हैं हमारे, जो प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, और एक टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जिसको कहते हैं, इनका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार है। प्राइमरी सेक्टर जहाँ 18.8% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, वहीं इंडस्ट्री सेक्टर 28.2% कंट्रीब्यूट करता है, और टर्सरी सेक्टर 53% कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 1991 के बाद इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी यानी प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गया, एग्रेरियन टू सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गया। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ हुई ही नहीं। इस कारण से इंडिया जो है, यहाँ पे जीडीपी तो बढ़ा बट जॉब क्रिएशन बहुत कम हुई। मतलब हाई पेइंग जॉब्स आए, आईटी सेक्टर में आया, अभी आया, लेकिन जॉब क्रिएशन बहुत कम हुई। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ इंडिया विटनेस किया। तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम करने की जरूरत है, और ये फिगर हमें जीडीपी नहीं दिखा रहा है। इस फिगर को एक्चुअली में कि जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है हमारे सेक्टर में कितनी डिस्पैरिटीज हैं। और ये चीज़ आप देख भी सकते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो आज लोगों की चॉइसेस कंप्यूटर साइंस लेना, आईटी सेक्टर लेना, और आप वहीं देखेंगे जो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं उनको हाई पेइंग जॉब भी नहीं मिल रही, और उनको भी फाइनली आईटी सेक्टर में ही ऑप्ट करना पड़ रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं होते हैं, बट जो नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मैनुअल लेबर भी चाहिए होता है, और कंप्लीट ऑटोमेशन वहाँ पर नहीं लाया जा सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे बैंकिंग और फाइनेंस का। चलिए, थैंक यू।